हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीओके में अमेरिका की नई चाल या फिर कुछ और। भारत ने कहा दोबारा मत करना ऐसा, वरना हम भी। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने किया पीओके का दौरा। भारत ने सुनाई खरी खरी छोटी सोच वाली राजनीति करते हैं, बताएंगे दोस्तों। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर क्या अब नहीं बचेगा रशिया। बताएंगे यूक्रेन की मदद के लिए G7 देशों ने कर दिया इतना बड़ा ऐलान। बताएंगे क्या ऐलान किया है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना से चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा है दोस्तों। आखिर होने क्या वाला है, सबसे पहले आपको यहाँ हम बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां पर पीओके में चुनाव के पीछे पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश चला रहा आजाद कश्मीर का प्रोपेगेंडा। बताएंगे दोस्तों, बड़ी खबर रिपोर्ट के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर राज ठाकरे की धमकी के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस। 3 मई के लिए कैसी कैसी तैयारियां दोस्तों आपको हम बताएंगे। और साथ ही पोस्ट ऑफिस की बड़ी अच्छी स्कीम लेकर आए हैं दोस्तों। आपको बताएंगे पोस्ट ऑफिस की सुपर हिट स्कीम, केवल इतने महीने में डबल होंगे पैसे। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीओके में अमेरिका की नई चाल या फिर कुछ और। भारत ने कहा दोबारा मत करना ऐसा, वरना बता दे आपको। दरअसल अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने किया पीओके का दौरा। भारत ने सुनाई जमकर खरी खोटी। बता दें पाकिस्तान की नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन मतभेदों का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री के पद पर बैठे और उनके आते ही अमेरिका के साथ रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश होने लगी है दोस्तों। लेकिन ये कोशिश इतने आगे बढ़ गई है कि अमेरिका का पांव पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके तक पहुंच गया है दोस्तों, जिस पर भारत ने सख्त चेतावनी दी है। अमेरिका ये कोई चाल चल रहा है या फिर कुछ और, इस पर तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम को बेहद निंदनीय माना जा रहा है दोस्तों। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया है, जिस पर विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि इल्हान उमर ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से का दौरा किया है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। यदि ऐसी कोई राजनेता अपने देश में अपनी संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करना चाहती है तो ये उसका अपना मामला है, लेकिन अगर ऐसा करके हमारे क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है तो ये हमारा सरोकार हो जाता है, ये निंदनीय है। इसके साथ ही रायसीना डायलॉग के संबंध में उन्होंने कहा कि इसमें 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ लगभग 100 सत्र होंगे। हम सभी आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ है। हम वहां के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमें भारत से यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के लिए मानवीय सामान लेने के लिए मुंबई में उतरने की अनुमति के लिए जापान से एक अनुरोध मिला था। हमने वाणिज्यिक विमानों का उपयोग करके आपूर्ति लेने की मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों किसकी चाल लगती है आपको? आखिर क्यों पीओके में अमेरिका का कोई भी दोस्तों सांसद जाएगा, जबकि उनको ये पता है कि पीओके एक डिस्प्यूट जगह है दोस्तों, वो झगड़े वाली जगह है, और उस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है दोस्तों अवैध तरीके से। ऐसे में अमेरिकी सांसद का वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या पाकिस्तान ने ये बड़ी चाल चली है? आपकी जो भी राय होगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब नहीं बचेगा क्या रूस। यूक्रेन की मदद के लिए G7 देशों ने कर दिया इतना बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन को इस साल 24 अरब डॉलर की सहायता देने का संकल्प लिया है। G7 ने एक बयान में कहा है कि G7 देशों के वित्त मंत्रियों के 14 फरवरी के बयान के आधार पर हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर 2022 और उससे आगे के लिए 24 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन को 2014 से 21 में अमेरिका से 60
अरब डॉलर से अधिक की सहायता मिली थी। देशों ने यूक्रेन के लिए सहायता को और बढ़ाने पर भी तत्परता व्यक्त की है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में डोनेट्स और लुहांस्क गणराज्यों का समर्थन करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब माना जा रहा है कि रशिया का इतना ज्यादा वार करना भी दोस्तों अब कोई काम नहीं आया, क्योंकि यूक्रेन की मदद ये G7 के सारे देश कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में अगर नुकसान हुआ है तो वो रशिया को हुआ है। इस पर आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां मारियोपोल की फैक्ट्री पर हमला नहीं करेगा बल्कि घेरेगा उसको रसिया। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल के स्टील प्लांट पर रूसी सैनिकों के हमले की योजना छोड़ दी है। यूक्रेनी सैनिकों का दल यहीं पर डटा हुआ है। मारियोपोल के ज्यादातर हिस्से रूसी सैनिकों के नियंत्रण में है। गुरुवार सुबह पुतिन को रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बताया है कि स्टील प्लांट को छोड़ दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का शहर मारियोपोल रूसी सैनिकों के नियंत्रण में है। शोइगु ने रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठक में बताया कि बाकी बची यूक्रेनी युद्धक टुकड़ियों ने अपने आप को अजोस्तावाल फैक्ट्री के औद्योगिक क्षेत्र में सीमित कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, रूसी रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगले 3 से 4 दिनों में फैक्ट्री पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहाँ पर औरंगजेब का जिक्र करके बोले पीएम मोदी, कहा मजहबी कट्टरता की आंधी में गुरु तेग बहादुर चट्टान की तरह डटे रहे। जी हाँ दोस्तों, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात लाल किले से देश के नाम संबोधन शुरू किया। कार्यक्रम इतना भव्य था दोस्तों की तैयारी इतनी खास थी कि हर कोई इसे एक ऐतिहासिक लम्हा बता रहा है। वैसे भी सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश निष्ठा के साथ गुरुओं के आदर्शों पर बढ़ रहा है। उनके मुताबिक आज पूरा देश एकजुट होकर इस पर्व के साथ आया है। सभी एक ही संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने जिक्र किया है कि इससे पहले 2019 में हमें गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी अवसर मिला था। मैं इसे हमारे गुरुओं का की विशेष कृपा मानता हूँ। जी हाँ दोस्तों, साथ में दोस्तों औरंगजेब पर निशाना साधते हुए तेग बहादुर की शहादत देते हुए बड़ी बात कही मोदी जी ने कहा कि एक समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आ गई थी, तब गुरु तेग बहादुर ने आगे आकर सभी को सही राह दिखाई थी। वे मजहबी कट्टरता की आंधी में चट्टान की तरह डटे रहे थे। इस किले ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मरने मिटने वालों के हौसले को भी परखा है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ी बात मोदी जी ने बोली। अगर आप भी इनके बात का समर्थन करते हैं तो मोदी जी 100% राइट जरूर कह दीजिएगा आप लोग दोस्तों। और मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों उन्होंने लाल किले से CAA की भी तारीफ की और बताया पड़ोसी देशों में बसे सिख समुदाय के हित में लिया गया था ये फैसला। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सेना कमांडरों के सम्मेलन से बड़ी खबर, भारतीय रक्षा बलों के कर्मियों के जोखिम कठिनाई भत्ते में बढ़ोतरी। रक्षा मंत्री ने सेना से कहा चुनौतियों के लिए तैयार रहो। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रक्षा बलों के कर्मियों के जोखिम और कठिनाई भत्ते को अलग अलग स्थानों के लिए 1.5 से 4 गुना बढ़ा दिया गया है। दोस्तों सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान गुरुवार को घोषित की गई वृद्धि ने रक्षा और CAPF के बीच जोखिम और कठिनाई भत्ते में मौजूदा अंतर को भी खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सोमवार से शुरू हुए द्विवार्षिक सेना कमांडरों के सम्मेलन में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया और रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सेना के शीर्ष कमांडरों से कहा है कि वे भविष्य में भारत के सामने आने वाली हर संभव सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहें। इस दौरान रक्षा मंत्री ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सेना की संचालनात्मक तत्परता के लिए सराहना भी की है। ऐसे में दोस्तों जय हिंद जय भारत कमेंट में अवश्य लिखिएगा दोस्तों, और भारतीय सेनाओं को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा भविष्य के लिए। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर POK में चुनाव के पीछे पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा चला रहा है आजाद कश्मीर का प्रोपेगेंडा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सरदार तनवीर इलायस को सोमवार को POK का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। हाल ही में सत्ता से बेदखल होने वाले इमरान खान ने ही इलियास का नाम आगे किया था। इससे पहले सरदार अब्दुल खयाम नियाजी को पार्टी में विद्रोह के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बोले तो ट्रिपल पी और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज की मिली जुली सरकार में इस समय शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है। उन्होंने चौधरी यासीन को पीओके के प्रधानमंत्री पद के लिए उतारा था। पीओके की असेंबली में 700 प्रत्याशियों में से 53 सदस्य चुने गए हैं। इसके लिए 20 लाख मतदाताओं ने वोट दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीओके में फेडरल इलेक्शन भी होते हैं। यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट भी है। जब पीओके को पाकिस्तान के कब्जे में बताया जाता है तो आखिर ये संस्थान अलग क्यों है, हम आपको बताते हैं दोस्तों। बंटवारे के समय कश्मीर को विकल्प दिया गया था कि वो भारत के साथ रहे या पाकिस्तान के साथ चला जाए, लेकिन महाराजा हरी सिंह ने स्वतंत्र रहना चुना था और समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी पाकिस्तान ने कश्मीर में कब्जा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी घुसपैठ का जवाब देने में भारत और पाकिस्तान के बीच 1949 में युद्ध छिड़ गया। इसके बाद यूएन ने दखल दिया और कहा कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय सही है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जम्मू कश्मीर में सीज फायर लाइन बना दी गई। इसके बाद 65% क्षेत्र भारत के पास रहा और 35% पाकिस्तान में चला गया। इसी को पीओके के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और 1949 में कराची समझौते के दौरान पीओके के नेताओं ने उत्तरी इलाकों को पाकिस्तान को सौंप दिया। 1963 में पाकिस्तान ने लद्दाख के बड़े क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत को क्यों है चुनाव पर आपत्ति। भारत ने हमेशा पीओके में होने वाले चुनावों को खारिज किया है। भारत का कहना है कि इसके जरिए पाकिस्तान मानवाधिकारों के उल्लंघन और गैर कानूनी कब्जे को दबाने की कोशिश करता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान का इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है और इसे खाली कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी दोस्तों अपने हिस्से को खोते हुए आपका खून खौला है दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। क्या लगता है कितने समय बाद, कितने सालों बाद पीओके भारत के अंदर में होगा दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां इमरान खान ने सत्ता गंवाने के लिए पाकिस्तानी सेना को ठहराया जिम्मेदार, बाजवा पर साधा सीधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए आरोप लगाया है कि गलत कृत्यों में शामिल सेना के कुछ तत्व उनके सत्ता से बेदखल होने के लिए जिम्मेदार थे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां न्यूजीलैंड की पीएम ने ऑस्ट्रेलिया को दे दी बहुत बड़ी टेंशन। एस जयशंकर का एक और लिटमस टेस्ट तय। जी हाँ दोस्तों, इंडो पैसिफिक के लगभग सभी देश चीन के आक्रामक और विस्तारवादी रवैये से परेशान है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस समेत कई देशों का चीन के साथ संबंध ठीक नहीं है। चाइना अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। इस बीच न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने चीन के साथ मिलकर काम करने का ऐलान करके इन देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है। अर्डन के इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी ऑस्ट्रेलिया की बढ़ने वाली है दोस्तों। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लगभग सभी व्यापारिक संबंध तोड़ लिए हैं। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने ऑस्ट्रेलिया की घेराबंदी करने के लिए सोलोमन द्वीप समूह के साथ सैन्य समझौता भी किया है। ऐसे में चीन की इंडो पैसिफिक में बढ़ते प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें, जहां पर गुजरात में बोरिस जॉनसन हुए बुलडोजर पर सवार तो ट्विटर पर मचा हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। गुरुवार सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान वो हलोल के जेसीबी फैक्ट्री में गए। इसके बाद उन्होंने वहां एक जेसीबी पर चढ़ गए दोस्तों और इसकी सवारी भी की। इसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जेसीबी से लटके ब्रिटिश प्रधानमंत्री की फोटो पर लोग कई मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं दोस्तों। एक यूजर ने लिखा बुलडोजर मॉडल अब इंटरनेशनल हो चुका है। दूसरे यूजर ने लिखा अब जेसीबी तेरा भाई। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर दोस्तों क्या होगा अगर अमेरिका ने रशिया को दे दिया ये दर्जा? क्या भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी दोस्ती? बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का अंत अब तक नहीं हो पाया है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों को उम्मीद थी कि वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाकर रूस को युद्ध आगे बढ़ाने से रोक सकता है। हालांकि पश्चिमी देशों के मंसूबे अब तक सफल नहीं हो पाए हैं और पुतिन की सेना ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर अपने हमले जारी रखे। और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मांग की है कि पश्चिमी देश रशिया को आतंकवाद के प्रायोजक देश के तौर पर चिन्हित करें ताकि उसे आगे हमलों में रोका जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने इस प्रस्ताव को लेकर
गंभीर विचार भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और भारत इस वक्त रूस के सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है। खासकर भारत का रक्षा, कूटनीतिक और ऊर्जा क्षेत्र अपनी कुछ बुनियादी जरूरतों के लिए रूस पर पूरी तरह निर्भर है दोस्तों। ऐसे में अमेरिका की तरफ से रूस पर इस तरह का प्रतिबंध, आतंकवाद वाला प्रतिबंध, सीधे तौर पर भारत के हितों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पुतिन ने स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिकों को दम घोंटकर मारने का दिया आदेश। एक्शन में रूसी सेना। जी हाँ दोस्तों, रूसी सेना ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर विरोध कर रहे यूक्रेनी सैनिकों को दम घोंटकर मारने की तैयारी कर ली है। ये सैनिक रूसी सेना के आगे आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर चुके हैं। मारियोपोल में यूक्रेन सैन्य टुकड़ी की कमान संभाल रहे एक टॉप जनरल ने तो आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाते हुए वीडियो भी जारी किया था। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर कमला हैरिस, मार्क जकरबर्ग समेत कई अमेरिकी और कनाडाई लोगों की रूस में लगाया ट्रैवल बैन। जी हाँ दोस्तों, बौखलाए रशिया ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और दर्जनों अमेरिकी और कनाडाई लोगों के रूस आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि 29 अमेरिकी और 61 कनाडाई लोगों के रूस आने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इनमें दोनों देशों के डिफेंस अफसर, व्यापारी और पत्रकार शामिल है। जिन लोगों पर बैन लगाया गया है उनमें अमेरिकी न्यूज चैनल ABC के प्रेजेंटेटर जॉर्ज स्टेफहानोपोउलस और भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान की सुरक्षा फुल प्रूफ करने के आदेश। शहबाज शरीफ ने कहा, शांतिपूर्ण जनसभाएं लोकतंत्र का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गृह मंत्रालय को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की फुल प्रूफ सुरक्षा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए प्रभावी और तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुवार को लाहौर में इमरान खान की रैली से पहले एक पत्र जारी किया था। अगली खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली में कोरोना सेना एक नहीं 9 वेरिएंट मचा रहे हाहाकार। रिसर्च में बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर बरपा रहा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ओमिक्रॉन के BA.2.1, 2.1 समेत 9 सब वेरिएंट की उपस्थिति दिल्ली में दर्ज हुई है। इसका खुलासा नमूनों की जीनोम अनुक्रमण के अध्ययन के बाद पता चला है। दोस्तों, इससे पहले बुधवार को एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जनवरी से मार्च तक दिल्ली में कोरोना से मरने वाले 97% लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ओमिक्रॉन के 8 नए वेरिएंट बढ़ा रहे कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 2380 नए केस चौथी लहर की ओर कर रहे इशारा। जी हाँ दोस्तों, इन सब को देखते हुए अब 5 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगा टीका। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को मिली इसके लिए मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बोले तो DCGI के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है, जिसके बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अंतिम मंजूरी से पहले वैक्सीन को DCGI की अनुमति का इंतजार है। फिलहाल ये वैक्सीन 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां राज ठाकरे की धमकी के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस। 3 मई के लिए ऐसी तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद अब विकराल रूप ले चुका है। दोस्तों, दरअसल इसकी शुरुआत राज ठाकरे ने की थी। उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर धमकी दी थी और 3 मई तक का समय दिया था। इसके बाद 3 मई को लेकर मुंबई पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शहर के 94 पुलिस थानों में 1504 पॉइंट्स बनाए गए। हर पुलिस स्टेशन में 4 बिट चौकी होती है। हर बिट में 4 पॉइंट्स ABCD, मतलब हर पुलिस स्टेशन में 16 पॉइंट्स अभी से 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और बैकअप के लिए भी तैयार है पुलिस की तमाम गाड़ियां। अगली खबर की बात करें, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का खेमा भी देगा अखिलेश यादव को झटका। भतीजे प्रमोद ने सपा से दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी में बगावत की आग फैलती ही जा रही है। शिवपाल यादव और आजम खान की बगावत के बीच अब स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने भी सपा से इस्तीफा दे दिया है। सपा के प्रदेश सचिव प्रमोद मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे इस्तीफे में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, नए स्थानों पर लाउडस्पीकर और माइक ना लगाने दे। जी हाँ दोस्तों, लाउडस्पीकर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिना इजाजत
इजाजत के अब लाउड स्पीकर और माइक नहीं लग पाएंगे, तो वहीं जो लाउड स्पीकर और माइक पहले ही इजाजत लेकर लगे हैं उनकी आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। यूपी सरकार के नए आदेश के मुताबिक यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सीएम योगी ने कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज से अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे कहा गया है कि नए स्थलों पर नए माइक लगाने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप भी योगी जी के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो हमारा समर्थन है योगी जी के इस फैसले का, बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर आईपीएस के 42 अधिकारियों का तबादला, दिल्ली पुलिस उपायुक्त स्पेशल सेल कुशवाहा और यादव को अरुणाचल और जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां पर मस्जिद में जल चढ़ाने की बात पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा अगर ऐसा हुआ तो बह जाएगा हजारों का खून। जी हां दोस्तों, अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का भाषण फिर चर्चाओं में है। उन्होंने कहा है कि अगर संभल की जमा मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि मस्जिद में जल चढ़ा तो हजारों लोगों का खून बहेगा। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही प्रशासन से कहा गया है कि वो हालात को सही करे। ऐसे में इनके इस भड़काऊ बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पोस्ट ऑफिस की सुपर हिट स्कीम केवल इतने महीने में डबल हो जाएंगे पैसे। जी हां दोस्तों, हर कोई अपना भविष्य सुरक्षित बनाना चाहता है, इसके लिए सेविंग व इन्वेस्टमेंट करता रहता है। दोस्तों, सेविंग करने और इन्वेस्ट करने के मामले में सबका तरीका अलग अलग होता है। रिस्क लेने में सक्षम लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का रास्ता भी अपनाते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं। इस तरह के लोगों के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। खासकर पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम को काफी पसंद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का किसान विकास पत्र भी एक ऐसा ही सेविंग स्कीम है जो इन्वेस्टमेंट का सुरक्षित तरीका है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और इस तरह स्कीम में इन्वेस्टर्स को कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। और अभी किसान विकास पत्र पर 6.9% का सालाना कंपाउंड ब्याज मिलता है। इस हिसाब से किसान विकास पत्र स्कीम में आपका लगा हुआ पैसा 124 महीने में ही डबल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कितना अमाउंट चाहिए होता है, कितने समय के लिए ये स्कीम है दोस्तों, कितने महीने का लॉक इन पीरियड होता है, सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।